अरे खाओ खाओ और एक लड्डू खाओ दामाद जी। अरे एक और लड्डू लीजिए ना, आप तो शर्मा रहे हैं। अब से ये घर आप ही का तो है, शर्माना वरमाना अब छोड़ना होगा। वाह, क्या स्वादिष्ट लड्डू है। इससे पहले मैंने कभी ऐसे लड्डू नहीं खाए। लगता है ससुर जी ने मेरे लिए खास देसी घी में पकवान तैयार करवाया है। अरे वैसे मुझे ये बात पूछनी तो नहीं चाहिए, मगर फिर भी मैं पूछ ही लेती हूँ। आखिर आप अब इस घर के दामाद जो हैं। जी पूछिए पूछिए ना। दामाद जी, वो मैं सोच रही थी कि हमने बिना घर बार देखे अपनी बेटी गीता की शादी तुमसे कर दी। एक बात बताओ बेटा, तुमने अभी तक अपने माँ बाप के बारे में कुछ नहीं बताया। जी मैंने बताया तो था, ससुर जी को सब बताया था सासू माँ। हम लोग बड़े कारोबारी हैं, माता पिता विदेश गए हुए हैं, हमारा हेरा फेरी का काम है। क्या क्या हेरा फेरी? अरे अरे हेरा फेरी नहीं, हीरो की फेरी। हीरो की फेरी सासू माँ। विदेश में हमारा हीरो की फेरी लगाने का कारोबार है। आप लोगों को ऐसा ही दामाद चाहिए था ना, जो घर जमाई बनकर रहे और आपकी बेटी आप लोगों से कभी दूर ना हो। मुझसे पहले तो कई लोग आए होंगे, क्या किसी ने आपकी ये शर्त मानी? नहीं ना। और मैंने आपके ऊपर भरोसा करके आपकी बेटी से शादी की, तो आप मुझ पर ही उंगली उठा रही हो। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो ये शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अरे नहीं 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 बेटा, नाराज मत हो। इसका तो दिमाग खराब हो गया है, उल्टी पुल्टी बातें करती रहती है। तुम इनकी बातों का बुरा मत मानो बेटा। तुमने सब कुछ तो बताया था, मुझे याद है, सब कुछ बताया था तुमने बेटा। चलो अब तुम आराम करो, हम चलते हैं। सेठ पिरामल गांव के सबसे बड़े जमींदार थे और उनके यहाँ नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। इस घर का दामाद बन जाने के बाद कुंदन की भी खूब खातिरदारी होती और सब लोग उसे छोटे बाबू कहकर बुलाने लगे थे। कुंदन की जिंदगी ऐशो आराम से कट रही थी। छोटे बाबू, बड़े मालिक से मैंने ये 5,000 रुपए लिए थे। ब्याज तो वो हमसे लेते नहीं, पर ये 200 रुपए का ब्याज लौटा रहा हूँ। तो ये पैसे अगर वो रख ले तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, लाओ ये पैसे मुझे दे दो, मैं दूंगा तो वो पैसे ले लेंगे। टीटू, आखिर बात क्या है? तुम इतना जल्दी जल्दी कहाँ भागे जा रहे हो? कमल भैया, वो मैंने पीरामल सेठ जी से कुछ पैसे उधार लिए थे, बस वही लौटाने जा रहा हूँ। आज महीने की आखिरी तारीख है ना, कल से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। पर सेठ जी तो कभी ब्याज लेते नहीं ना टीटू। हाँ भैया, नहीं लेते थे, वो हमेशा गलत मानते थे। पर पता नहीं, जब से उनकी बेटी की शादी हुई है, छोटे बाबू ही सब हिसाब किताब देखते हैं और ब्याज के पैसे भी उन्हीं के हाथ में जाते हैं। अच्छा, तो ये बात ठीक नहीं है। हाँ भैया, है तो गलत, पर क्या ही कर सकते हैं। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। सेठ जी मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सब सुना। आज तक इस घर में हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। छोटे बाबू ने जब से हिसाब किताब देखना चालू किया है, तब से कुछ गड़बड़ी हो रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा सेठ जी, सब गांव वाले कह रहे हैं। अच्छा, तो तेरा मतलब है मेरा दामाद 420 है? हैं? बेवकूफ तो तू पहले से ही है। मुझे लगता है अब तेरा दिमाग भी खराब हो गया है। पता नहीं सुबह सुबह कौन सा नशा करके आया है। सुन, तू गांजा फूंक कर तो नहीं आया? चला जा यहाँ से। आगे से मेरे भोले वाले शरीफ दामाद के बारे में ऐसी बात की ना, तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। सेठ जी का गुस्सा देखकर हरिया वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। इस घर में छोटे मोटे घोटाले करके मेरा तो भेजा ही पक गया है। बड़ा हाथ मारने का मौका तो अब मिलेगा कुंदन। जाकर जल्दी से सबको चिट्ठी दिखाता हूँ और इस घर से बुढ़े बुढ़िया को भगाता हूँ। लगता है बुढ़े ने बड़ा मजबूत इंतजाम कर रखा है। एक काम करता हूँ, इस तिजोरी को ही उठा लेता हूँ। और फिर कुंदन रात के अंधेरे में तिजोरी उठाकर चला जाता है। बहुत बड़ी गलती हो गई हरिया, बहुत बड़ी। मैं तेरी बात पे भरोसा कर लेता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने आंख बंद करके उस पर भरोसा किया। वो इतना बड़ा विश्वासघात करेगा ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
चिंता मत करिए सेठ जी, जो होना था सो हो गया। 400 बीसी करने वाला ज्यादा दिन तक ये सब नहीं कर पाता है। एक न एक दिन उसे कर्मों की सजा भुगतनी ही होती है। छोटे बाबू को इसका दंड जरूर मिलेगा। अरे क्या बात करते हो बाबू, टूटेगा कैसे नहीं? 20 साल से ताला ही तो तोड़ता आ रहा हूँ। लाओ लाओ, इसे यहाँ रख दो। अरे अलीगढ़ से लाए हो क्या ताला? टूटता ही नहीं ये तो। इतने मजबूत ताले से तो पहले कभी पाला नहीं पड़ा मेरा। ठीक है रहने दो, मैं समझ गया तुम्हारे बस का नहीं है। हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, जितने ताले तुमने आज तक तोड़े होंगे ना, उतने तो मैं हर रात तोड़ता हूँ। कुंदन उस तिजोरी को लेकर जंगल में चला जाता है और कई बार फिर से ताला खोलने की कोशिश करता है, मगर तिजोरी नहीं खुलती। वो परेशान होकर एक गहरा गड्ढा खोदकर तिजोरी को उसमें दबा देता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। तभी सेठ पिरामल हरिया को अनाज की बोरियां बेचने के लिए शहर भेजते हैं। वो बैलगाड़ी लेकर शहर जाता है, जहां लोहार की दुकान पर उसे एक आदमी दिखता है। तुम्हारा तो ये रोज का काम होगा भाई, जरा मेरे बक्से का ताला तोड़ दो, इसकी चाबी खो गई है। हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। ऐसा कोई ताला नहीं जिसे मैं नहीं तोड़ सकता। कुछ दिन पहले ही एक आदमी आया था, उसकी तिजोरी का भी ताला नहीं रहा था। फिर क्या, मैंने एक हथौड़ा मारा नहीं, उधर उसका ताला टूटा नहीं। अच्छा ये बात है, तो जल्दी से ताला तोड़ दो। हरिया लोहार की सारी बातें सुन रहा था और वो गांव लौटकर सेठ जी को ये सारी बात बता देता है। सेठ जी, वो आदमी एकदम हट्टा कट्टा था और उसने अपने हथौड़े से एक बार में ही ताला तोड़ दिया। मुझे लगता है जिस तिजोरी की बात वो लोहार कर रहा था वही आपकी तिजोरी है। हो सकता है उसने छोटे बाबू से वो तिजोरी लेकर सारा खजाना चोरी कर लिया हो। उसने खुद बताया कि उसने तिजोरी का ताला तोड़ा है। आप चलिए मेरे साथ लोहार के पास चलते हैं। हाँ। सेठ पिरामल और हरिया उस लोहार के पास जाते हैं, पर पूछने पर वो गोलमोल जवाब दे रहा था, जिसके बाद हरिया और सेठ पिरामल उसकी पिटाई कर देते हैं। अरे राम, मर गया। अरे राम, मैं तो मर गया। मैंने किसी तिजोरी का ताला नहीं तोड़ा, वो तो मैं बस अपनी बड़ाई करने के लिए ताला तोड़ने की बात कह रहा था। मेरे पास एक आदमी आया था तिजोरी लेकर, पर उसका ताला मैंने नहीं तोड़ा। हरिया उन लोगों को कुंदन का पता देता है और वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि एक आदमी खाट पर पड़ा खास रहा था। पानी, कोई एक गिलास पानी दे दो, मेरी जान निकली जा रही है, कोई मदद करो। आप लोग यहाँ अच्छा हुआ आप लोग खुद यहाँ चले आए। मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था कि आप आए। सेठ जी, जिंदगी भर मैंने 400 बीसी की, जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। मुझे गले का कैंसर है और अब मैं अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। मैंने आपके और आपकी बेटी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हमें अपने किए की सजा मिलकर ही रहती है, ये बात मुझे समझ आ चुकी है। सेठ जी, मैंने वो तिजोरी जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे छिपा रखी है, आप उसे निकाल लीजिए। मेरी पत्नी से कहना मुझे माफ कर दे। अब आप लोग आ गए हैं तो मैं सुकून से मर पाऊंगा। सेठ पिरामल को अपनी तिजोरी वापस मिल जाती है और उसमें रखे सारे गहने सही सलामत होते हैं। वो हरिया के साथ वापस गांव लौट जाते हैं। अरे आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं सेठ जी? क्या बात है? मुझे डर लगता है सेठ जी, ऐसे मत देखिए। अरे मैं देख रहा हूँ, मैंने तुझे जो समझा वो तू नहीं है हरिया। तू तो सचमुच बहुत बुद्धिमान है। मुझे मेरी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करनी थी जो घर जमाई बनकर रहे। तू भी तो इस घर में ही रहता है, तुझे मेरा घर जमाई बनने में क्या परेशानी होगी भला? ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? वही जो तू समझ रहा है। सेठ पिरामल अपनी बेटी की शादी हरिया से करा देते हैं और गीता भी इस बात से खुश थी कि हरिया की वजह से उसके पिता का सारा धन वापस मिल गया। इसलिए वो भी हरिया के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगती है। उधर कुछ दिन बाद बीमारी से दामाद 420 कुंदन की भी मौत हो जाती है।